तो देखो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया और विशेषण। क्रिया का बिंदु हमने पढ़ लिया, विशेषण में भी हमने विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण तक पढ़ लिया। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार प्रमुख भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा कई विद्वान तो विशेषण के अन्य भेद मानते हैं, उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने पढ़ लिया कि वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के या संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें काला, पीला, गोरा, अच्छा, बुरा, शैतान, भला, यानी इस प्रकार गुणवाचक विशेषण। अब देखो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण नाम से पता चला संख्या वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, कमल बाजार से 5 पेन लाया। कमल बाजार से 5 पेन लाया। यहां पेन संज्ञा और संज्ञा की निश्चित संख्या बताइए कितनी? 5। तो ये विशेषण है। और कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो पेन की निश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, निश्चित संख्या में कौन सी आएगी? यहां पर निश्चित संख्यावाचक, निश्चित, ये निश्चित, ये अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक में जैसे क्रम निश्चित आए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, या गणनावाचक हो। गणना में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यानी जैसे आवर्तीवाचक, आवर्ती में जैसे ये हो गया कि दुगुना,
3 गुना, चौगुना, इस प्रकार दुगुना, तिगुना, चौगुना, और समूह बन जाता है समुदाय। समुदाय में जैसे तीनों, आठों, इस प्रकार ये निश्चित संख्या है। यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो निश्चित यानी क्रम निश्चित हो सकता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार गणनावाचक भी हो सकता है कि 1, 2, 3 या 5 पेन, 5 पुस्तक, या आवर्ती दुगुना, तिगुना, चौगुना, या समुदाय वाचक भी जैसे तीनों, आठों, पांचों, तो ये निश्चित संख्या। इस प्रकार अगर अनिश्चित संख्याएं, देखो अनिश्चित संख्या में जैसे अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे दिया गया कई, या शब्द, या कुछ, ये इस प्रकार के जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे कह दिया कि कुछ सैनिक, जैसे कुछ सैनिक, या वहां कुछ सैनिक तैनात है, तो कुछ सैनिक, अब सैनिकों की संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है ना, कुछ सैनिक, इसका मतलब अनिश्चित संख्या। तो ये संख्यावाचक विशेषण, यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्या में क्रम के आधार पर, या क्रमवाचक में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, गणना के आधार पर देखिए, गणनावाचक देखिए तो 1, 2, 3, 4 ये निश्चित संख्याएं। आवर्ती जैसे 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, या समुदाय के आधार पर तीनों, आठों, पांचों, तो ये निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या में कई, कुछ, सब, बहुत, ज्यादा, तो ये अनिश्चित संख्या। तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब देखो तीसरा, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, तोल, माप। ये विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के या किसी वस्तु के मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें भी निश्चित मात्रा होती है, अनिश्चित मात्रा, यानी परिमाणवाचक विशेषण भी निश्चित मात्रा का भी तोल कराते हैं, अनिश्चित मात्रा का। जैसे देखो कह दिया कि शाम 5 लीटर दूध लाया, शाम 5 लीटर दूध लाया, या 5 लीटर
दूध, दूध की मात्रा हो गई। यानी संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में यही अंतर है। संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द आता है वो गणनावाचक, जिसको हम गिन सकते हैं, उसकी संख्या निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है उसकी मात्रा, तोल देखा जाता है। 5 लीटर दूध, तो ये दूध की क्या है मात्रा, 5 लीटर, 5 किलो, 5 मीटर, जैसे करिए 5 मीटर कपड़ा या 5 किलो चीनी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, निश्चित परिमाण होगा। और जैसे कह दिया, ये तो गया निश्चित परिमाण से कह दिया, कुछ मोती या बहुत आम। तो यहां पर ये है अनिश्चित मात्रा, आम की मात्रा है, तो सीधा कह देते हैं कि 5 किलो आम, तो निश्चित मात्रा होगी। बहुत आम, बाग में बहुत आम लगे हुए हैं, तो बहुत आम एक अनिश्चित मात्रा हो गई। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के निश्चित या अनिश्चित मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्याम 5 लीटर दूध लाया, या 5 लीटर दूध की मात्रा होगी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 5 किलो, 5 मीटर, यानी निश्चित मात्रा हो गई है। जिसके आगे ये लगाएगा ना कि 5 किलो चीनी लाया या 2 मीटर कपड़ा लाया, और कुछ मोती, बहुत आम, यानी ये कुछ बहुत ज्यादा, कम, ये अनिश्चित मात्रा। तो ये परिमाणवाचक विशेषण। अब बताए संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में यही अंतर है कि संख्यावाचक विशेषण में भी ऐसी संख्या आएगी, लेकिन उसके आगे आएगा, जैसे 5, ये कह दिया ना 5 पेन, 5 पेन, तो ये संख्यावाचक है। और जैसे ये कह दिया 5 लीटर दूध, तो ये परिमाणवाचक है, क्योंकि आगे जो संज्ञा है उसके हमें मात्रा, तोल, और यहां पर आगे जो संख्या है वो है संख्यावाचक। जैसे 5 पेन, तो पेनों की संख्या है, और ये दूध की मात्रा, तो यहां पर ये संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और ये परिमाणवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में संख्या तो वही आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 10, लेकिन इसमें वो आगे गणनावाचक शब्द, इसमें आगे है मात्रा या तोल बना शब्द। अब देखो 4 नंबर, संकेतवाचक विशेषण। देखो संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक, या इसका दूसरा नाम ये सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, देखो ये विशेषण शब्द जो मूल रूप से सर्वनाम होते हैं, मूल रूप से क्या होते हैं वो सर्वनाम, लेकिन वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होगी कि मूल रूप से, तो क्या ये मूल रूप से सर्वनाम होते हैं, लेकिन वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा क्या होगी कि वे विशेषण शब्द जो मूल रूप से सर्वनाम होते हैं, लेकिन वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं,
या किसी व्यक्ति या वस्तु की या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको। यहां पर इस गेंद यानी गेंद की ओर संकेत किया है, इस गेंद को मत फेंको। तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। ऐसे हो गया, वह पुस्तक मेरी है, या यह पंखा तेज चलता है, यह पंखा तेज चलता है। तो यहाँ यह वह, तो वह पुस्तक, पुस्तक की ओर संकेत किया गया है, यह पंखा, पंखे की ओर संकेत किया गया है, इस गेंद को मत फेंको, गेंद की ओर संकेत किया गया। तो यहाँ पर ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण। तो वे विशेषण शब्द जो मूल रूप से सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, लेकिन वाक्य में जब विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाते हैं या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, विशेषण के कुछ अन्य भेद और है। अन्य भेद, मुख्य भेद तो चार ही है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। कुछ विद्वान अन्य भेद भी मानते हैं, जैसे एक है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी ये मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाए तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे बनारसी साड़ी, यहां पर ये बनारसी व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे ये कह दिया बीकानेरी भुजिया, तो यहां पर ये बीकानेरी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जब वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाए तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, ये संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इस संज्ञा की विशेषता बतला रही है, तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया, जोधपुरी जूते, इस प्रकार ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। एक है भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण, देखो भिन्नतावाचक विशेषण, भिन्नता नाम से पता चला, भिन्नता यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की भिन्नता संबंधी विशेषता बतलाए, भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की भिन्नता संबंधी विशेषता बतलाए, भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यदि विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासन प्रिय है, तो यह प्रत्येक विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है ये शब्द प्रत्येक। तो यहां क्या है? भिन्नतावाचक विशेषण, प्रत्येक, हर एक। जैसे कह दिया गांव का
हर एक व्यक्ति ईमानदार है। तो यहाँ पर क्या है, भिन्नतावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की भिन्नता संबंधी विशेषता बताए भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासन प्रिय है। अब विद्यार्थी ये संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है प्रत्येक विद्यार्थी, भिन्नता संबंधी विशेषता यानी संज्ञा या सर्वनाम की भिन्नता संबंधी विशेषता, प्रत्येक प्रति प्लस एक यानी हर एक विद्यार्थी के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, भिन्नतावाचक विशेषण। तो ये हो गए विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित समझ लिया हमने। अब देखो क्रिया और विशेषण में प्रश्न किस प्रकार आते हैं। जैसे प्रश्न बनता है, क्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, समझाइए। ये प्रश्न हो गया, क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रश्न हल करना है कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उस शब्द को ही क्रिया कहते हैं। फिर क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, तो क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। या जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है तथा क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार बोर्ड में प्रश्न पूछते हैं। जैसे सीधा प्रश्न पूछ लिया, कोई नाम दे दिया कि संयुक्त क्रिया के उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, परिभाषा दीजिए। संयुक्त क्रिया के उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो संयुक्त क्रिया की परिभाषा देना है, एक उदाहरण लिखना है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है वहां संयुक्त क्रिया होती है। यानी संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, बाकी है वो गौण क्रिया। जैसे कह दिया वह सुबह दौड़ लिया करता है, तो यहाँ है दौड़ना, करना, लेना, ये क्रिया उदाहरण हो गया। इसी प्रकार अगर परीक्षा में उदाहरण दे दिया कि इसमें कौन सी क्रिया है, जैसे कह दिया अनुराधा भजन सुना रही है या अनुराधा गाना गा रही है। अब हमें देखना है अनुराधा भजन सुना रही है, क्या सुना रही है। पहले सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका कि क्रिया से पहले क्या लगा करके देखो, क्या लगा करके देखो। अगर उत्तर आए तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर न आए तो अकर्मक क्रिया। अनुराधा भजन सुना रही है, क्या सुना रही है, तो उत्तर आ रहा है भजन सुना रही है, तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। परीक्षा में पूछ लिया कि अनुराधा भजन सुना रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, परिभाषा दीजिए, तो ये सकर्मक क्रिया है। विशेषण से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया तो सीधा लिख दिया गुणवाचक विशेषण की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए।
तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी है, उसका एक कोई उदाहरण, जैसे वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की या संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला कोट, तो यहाँ कोट की विशेषता बताइए, कोट कैसा है, काला। तो इस प्रकार के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा यह टॉपिक था क्रिया और विशेषण, ये पूरा हो गया।